स्टेट की लाइबिलिटी पिछले टेस्ट में कवर नहीं की थी। वो मैं Like, स्टार्ट कर रही हूँ। वो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। Question: Vicarious liability. Explain what is vicarious liability and मतलब स्टेट की भी पूछ सकते हैं। Vicarious liability of the government for tort committed by its servant. ठीक है, पहले क्या रूल था? कॉमन लॉ में क्या रूल था? दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग। क्या था कॉमन लॉ का रूल? कि किंग जो है कोई रॉन्ग कमिट नहीं कर सकता। सो जो क्राउन था दैट वाज इम्यून फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। वो उसको इम्यून था। अगर कोई भी सिविल रॉन्ग होता है, कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता था किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ना ही उसके सर्वेंट्स के लिए। अगर कोई भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राउन के सर्वेंट्स कोई रॉन्ग कमिट करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। बट धीरे धीरे विद द इंक्रीज ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट, स्टेट क्या बन गया? स्टेट कंट्री में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया। तो वेलफेयर स्टेट के लिए जो एक वेलफेयर अगर हम एक वेलफेयर स्टेट चाहते हैं तो क्या होगा कि भाई स्टेट की लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमें जस्टिस चाहिए तो ये बहुत मुश्किल है कि मतलब उसको इतनी ज्यादा इम्यूनिटी मिले। ठीक है, यानी अगर उसके सर्वेंट्स कुछ भी करते रहेंगे तो कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। वो चाहे कोई क्रिमिनल एक्ट करें, चाहे वो मतलब क्रिमिनल रॉन्ग कमिट करें, चाहे कोई वो सिविल रॉन्ग कमिट करें। इसलिए आपका एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास हुआ था। ये हम इंग्लिश लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उन्होंने जो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास हुआ था, उसके बाद से इस एक्ट ने ऑथोराइज कर दिया कि अगर कोई भी टॉर्ट कमिट होता है, अगर कोई भी टॉर्ट कमिट होता है, क्राउन के कोई भी सर्वेंट्स टॉर्ट कमिट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको स्यू किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से उनकी जो क्राउन की लायबिलिटी थी वो मतलब वो इम्यूनिटी नहीं रही कि किसी भी एक्ट के लिए उनको स्यू नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल एक्ट के लिए भी उनको स्यू किया जा सकता था और टॉर्चर्स एक्ट के लिए भी। तो हम यहाँ टॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ये आपका हुआ इंग्लिश लॉ में। इंडियन लॉ का क्या सिचुएशन है? इंडियन लॉ में अगर आप आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर लायबिलिटी है गवर्नमेंट की। आर्टिकल 300 क्या कहता है? आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे स्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्यू भी की कर सकती है और बी स्यूड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्यू किया जा सकता है। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्यू किया जा सकता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में स्यू और बी स्यूड बाय द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को भी स्यू किया जा सकता है। लेट सपोज इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को हमें स्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसको स्यू किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी रॉन्ग कमिट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट स्यू भी कर सकती है अपने नाम से, और उनको स्यू भी किया जा सकता है बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ दैट, मतलब बाय द नेम ऑफ दैट स्टेट, उनको स्यू किया जा सकता है। एक केस आया था यहाँ पर आपका पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी, पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें जो कोर्ट है उसने यहाँ पर नेचर एंड एक्सटेंट
कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी की उनके टॉर्शियस एक्ट के लिए, मतलब उसके सर्वेंट के टॉर्शियस एक्ट के लिए यहाँ पर नेचर एंड एक्सटेंट फिक्स की उनकी लायबिलिटी का, कि कैसी उनकी लायबिलिटी होगी और किस एक्सटेंट तक उनकी लायबिलिटी होगी. So in this case, government was held liable for the torts of his servant committed in the course of transaction. ठीक है. अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई टॉर्ट कमिट करते हैं तो उनकी लायबिलिटी होगी और यहाँ पर गवर्नमेंट को कंपनसेशन पे करना होगा, डैमेजेस पे करने होंगे. और यहाँ पर बताया कि कौन कौन से किस हद तक वो पे करने होंगे और मतलब किस तरह की लायबिलिटी होगी. यहाँ पर एक एक्चुअली डिफरेंस उन्होंने बताया. सॉवरेन फंक्शंस में इसमें कहा गया कि सॉवरेन फंक्शंस में उनकी लायबिलिटी नहीं होगी. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई सॉवरेन फंक्शन करते हुए कोई टॉर्ट कमिट करता है तब गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं होगी. लेकिन अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस कर रहा है तो लायबिलिटी होगी. अब सॉवरेन नॉन सॉवरेन, कुछ पहले सॉवरेन फंक्शंस ज्यादा थे लेकिन अब धीरे धीरे सॉवरेन फंक्शंस भी कम हो गए हैं. सॉवरेन फंक्शंस कौन से होंगे? कुछ जैसे कि वॉर हो गया, वॉर की सिचुएशन में, मतलब जो डिफेंस एक्टिविटीज होती है, डिफेंस एक्टिविटीज, वॉर, या फिर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो फंक्शंस होते हैं, दीज आर सॉवरेन फंक्शन. तो अगर इन सब में कोई टॉर्शियस मतलब कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है देन द गवर्नमेंट इज नॉट लायबल. ठीक है, तब लायबिलिटी नहीं होगी. अदरवाइज नॉन सॉवरेन, जितने भी नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं, अगर उनको करने के दौरान किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है देन द गवर्नमेंट इज लायबल, मतलब वो गवर्नमेंट लायबल होंगे. सो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये राइट देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट को sue किया जा सकता है फॉर द टॉर्शियस एक्ट कमिटेड बाय देयर सर्वेंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. मैम, सॉवरेन फंक्शन एक्ट करते में भी टॉर्ट जनरेट हो सकता है ना? लेकिन उसके लिए लायबिलिटी नहीं होगी, मतलब कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर देगी. जी, मतलब इम्यून है, इम्यूनिटी अराइज हो जाएगी वहां पर. मैम, जो आप विद इन जो एक टॉपिक होता है उसमें जो केस लॉ बताते हो, तो एग्जाम में हमें वही स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब केस लॉ नहीं, बिल्कुल नहीं, वही नहीं लिखना है. जो मैं कुछ लैंडमार्क केसेस बताती हूँ वो आपको मेंशन करने हैं. अदरवाइज जो आपको केस अच्छा लगे, याद रह जाए, वो आप वहां पर लिख दीजिए. जैसे अभी जो आप समझा रहे हो ना, वो उस टॉपिक में मुझे वो केस लॉ नहीं दिखा, तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे. ये आप P&O स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी आप नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. एक बार आप स्पेल आउट करोगे? P&O स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया. ये कौन किसके लिए है? यहाँ लिख लीजिए. द कोर्ट हैड फिक्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंटल लायबिलिटी फॉर द टॉर्शियस एक्ट ऑफ देयर सर्वेंट. मैडम, कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट. जी, फॉर सर्वेंट. ठीक है मैम. एक केस है यहाँ पर, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. इस केस में क्या हुआ था, एक जो जीप ड्राइवर था दैट वाज ओन्ड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ड्राइवर था. तो द ड्राइवर ड्रॉव इट रैशली एंड नेग्लिजेंटली.
ठीक है, वो अपना गाड़ी को नेग्लिजेंटली और रैशली ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विद्यावती जी थी, इनके हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज डाइड. So Supreme Court held that the state can be made liable for the tortious act like any other employer. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट को यहाँ पर लायबल ठहराया जा सकता है टॉर्शियस एक्ट के लिए, जैसे कि किसी और एम्प्लॉयर को ठहराया जा सकता है. यहाँ पर जो जीप ड्राइवर था, स्टेट ऑफ राजस्थान का ड्राइवर था, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का के लिए वो काम कर रहा था. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ड्राइवर था. जब वो उन्होंने मतलब वो रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है, विद्यावती जी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है. यहाँ पर इनको स्टेट गवर्नमेंट को लायबल ठहराया एंड इनको कंपनसेशन ग्रांट किया गया. मैडम यहाँ पे एक डाउट है कि सपोज कि कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई डैमेज हो सकता है किसी संपत्ति का या किसी मानव का, तो क्या हम लोग उसको एक अगेंस्ट टोर्ट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि आप जो है जैसे रैश ड्राइविंग का एक आपने एग्जांपल लिया, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में कोई घटना घटित हो सकती है तो ये वाला एक्शन आपका करेक्ट हो? सर, जब तक कोई इंजरी नहीं होती आप नहीं कर सकते. ठीक है, उसके लिए रैश ड्राइविंग के लिए आपका जहां पर किसी को डेंजर हो सकता है, आपका आईपीसी में एक सेक्शन है, वहां आप उनको स्यू कर सकते हैं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. कि मतलब टोर्ट के अंदर नहीं आएगा, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के क्योंकि अंदर यहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है. ओके मैडम, एक मतलब केस जो कॉलेज के नोट्स है उसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, केस सेम नहीं है वो सारे जो करवा रहे हैं. कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है. बांग्ला से देखना पड़ेगा, बाकी समझ में नहीं आते कॉलेज के नोट्स. मैंने तो कॉलेज के नोट्स देखे भी नहीं है, मुझे नहीं पता कॉलेज के नोट्स का. बांग्ला में कवर है छोटे छोटे, एक दो ठीक है, मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि जो मैं समझा रही हूँ कि आपको वो चीज समझ में आ पा रही है बस. अगर वो नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे पूछिए कॉलेज के नोट्स में क्या है, वो मुझे नहीं पता. ओके मैम. एक केस था यहाँ पर कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. देखिए, पहले पुलिस फंक्शंस को सॉवरेन फंक्शंस में इंक्लूड किया जाता था. एक ये केस इसी के ऊपर है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. यहाँ पर जो प्लेंटिफ था उसको अरेस्ट किया पुलिस ने. ओके, और उस पर शक पर कि ही इज पोजेसिंग सम स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसके पास से एक लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर सीज किया गया. बाद में उसको रिलीज कर दिया गया प्लेंटिफ को, लेकिन जो गोल्ड उसके पास से सीज किया गया था, जो भी ज्वेलरी उसके पास से सीज की गई थी, वो नहीं उसको रिटर्न की गई. ठीक है, क्यों नहीं रिटर्न की गई? क्योंकि जो मालखाना इंचार्ज था वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के भाग गया. वो मालखाना में जो उसकी प्रॉपर्टी जमा की गई थी वो उसको लेके एब्सेंट हो गया. तो यहाँ पर प्लेंटिफ ने स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि भाई उसका गोल्ड रिटर्न किया जाए, या फिर अगर गोल्ड नहीं मिल पा रहा है तो जो भी उसका ऑल्टरनेटिव में जो भी उसको डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है उसके लिए उसको कंपनसेशन दिलाया जाए. अब यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि भाई क्योंकि वो तो भाई पब्लिक सर्वेंट था, ठीक है, लेकिन वो भाग गया, तो वो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट ने यहाँ पर टोर्ट कमिट किया उसके लिए गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती. यहाँ पर स्टेट की लायबिलिटी को डिनाई कर दिया गया. Liability of the state was denied on the ground that the tortious action was done by the public servant in the course of performance of statutory duty. कि उसने statutory duty के performance में ये एक्शन लिया. तो यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर के ये बहुत ही गलत केस था और यहाँ पर स्टेट को लायबल नहीं ठहराया गया. यानी कि पुलिस फंक्शंस को क्या कहा कि सोवरेन फंक्शंस में इसको माना गया था तब, लेकिन
बाद में पुलिस फंक्शंस को सोवरेन फंक्शंस से हटा दिया गया। अब देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पर अगर पुलिस कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करती है उसके लिए कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है। जैसे आपके सुना होगा कस्टोडियल डेथ के लिए, ठीक है। कुछ भी एक केस है इन सहेली वर्सेस वुमेन्स रिसोर्सेज सेंटर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। यहाँ पर एक मैम जो ये केस आपने बताया कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें मतलब जो गवर्नमेंट बेसिकली जो पुलिस है वो तो गवर्नमेंट का सर्वेंट हुआ, राइट? यस। बट सर्वेंट एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया, तो लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्यों नहीं बनी? यही तो मैं बता रही हूँ कि पहले पुलिस फंक्शंस को भी सॉवरेन फंक्शंस माना गया। अभी मैंने आपको बताया कि सॉवरेन फंक्शंस के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सोवरेन फंक्शंस क्या होते हैं? मैंने भी तो आपको बताया तो है भी, सॉवरेन फंक्शंस एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शंस के लिए लायबिलिटी नहीं बनती, जैसे कि आपकी डिफेंस एक्टिविटीज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हो गए, वॉर सिचुएशंस वगैरह। ऐसे में अगर कोई एक्ट होता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, तो कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की यहाँ पर नहीं बनती। तो ये सोवरेन फंक्शन में आया जी। अब पुलिस फंक्शंस को सोवरेन फंक्शंस से हटा दिया गया। अब तो ये कब से हटा मैडम? केसेस के थ्रू। नहीं, मतलब कोई डेट होगी ना कि इस टाइम से हट गया? कोई डेट नहीं, डेट मुझे नहीं पता। तो इस केस में आपका माना गया उसको सॉवरेन फंक्शन, अगले केस में नहीं माना। ऐसे नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। नहीं तो मैम सोवरेन फंक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है क्या? इमरजेंसी है या ऐसा है, या रात में रहता है, दिन में रहता है, कैसे? मतलब उसका या उसकी कोई डेट होती है, कैसे मतलब समझ में आएगा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? सोवरेन फंक्शन पुलिस वाले अब इन्वॉल्व हो गए, उनके एक्ट अब सोवरेन में नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये मतलब डिसीजन कैसे आता है? मैंने आपको बताया कि पुलिस फंक्शन सोवरेन फंक्शंस नहीं है, लेकिन जैसे डिफेंस एक्टिविटीज हो गई, डिफेंस एक्टिविटीज और पुलिस एक्टिविटीज में आप डिफरेंस समझते हैं? हाँ बिल्कुल। तो पुलिस डिफेंस में नहीं आती। डिफेंस एक्टिविटीज स्टिल इन सॉवरेन फंक्शंस। तो डिफेंस एक्टिविटीज में अगर कोई रॉन्ग कमिट हो रहा है तो वो आज भी सॉवरेन फंक्शन है और उसके लिए कोई टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज नहीं होगी गवर्नमेंट। मैडम जो ये केस था इसके अंदर कभी बाद में ये रिव्यू हुआ या नहीं हुआ? वो रिव्यू हुए तभी तो अगले केसेस में पुलिस की लायबिलिटी को कहा गया, ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी पर्सन के भाई अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर अटैक होता है तो यहाँ पर कोई इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, ये रिव्यू हो चुका ना? ठीक है जी। नहीं तो मेरा कहना ये है मैम कि कस्तूरी लाल वाला जो केस था, सपोज ये 2000 में हुआ, 2000 के बाद से अब पुलिस की लायबिलिटी बनती है अगर ऐसा ही कोई केस दोबारा से? ये 1965 का केस है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस होता है तो बनती है। तो अब दोबारा अगर कोई सेम इंसिडेंट होता है तो लायबिलिटी पुलिस की बनती है और गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उस बंदे को? बिल्कुल करेगी। हाँ, बस वही टाइम में पूछ रहा था कि कब। हाँ, ये 1965 का केस है। उसके बाद तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर पुलिस की लायबिलिटी को माना गया। ठीक, ओके मैम, डाउट क्लियर। लेकिन आज भी अगर कोई डिफेंस एक्टिविटीज होती हैं और तब कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, तब गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, डिफेंस एक्टिविटीज जो हो गई बेसिकली नेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड वाली चीजें। हाँ, वही डिफेंस एक्टिविटीज हो गई। वो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए कुछ करना पड़ जाता है, जैसे पुलिस को कई बार फायरिंग करनी पड़ जाती है, जो आपके गैसेस वगैरह छोड़नी पड़ जाती है, तो कई बार डैमेजेस होते, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती है, वहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक, थैंक यू। हाँ, तो नीलवती बता रहे थे मैडम, लीलावती वर्सेस कुछ बता रहे थे आप? सहेली वर्सेस, हाँ, नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पर पेटिशनर का जो सन है उसकी डेथ हो गई थी। कैसे? जब वो पुलिस कस्टडी में था, तो यहाँ पर कोर्ट ने
कंपनसेशन ग्रांट किया इसको, जो पिटिशनर थी इनको। जैसे बहुत सारे कस्टोडियल डेथ के केसेस हो गए, या फिर कस्टडी में मारपीट के केसेस हो जाते हैं, या फिर डिले हो जाता है उसमें, मतलब रिलीज करने में। किसी को कई बार हियरिंग ही नहीं हो पाती, 2 साल की पनिशमेंट थी 10 साल हो गए जेल में, तो उन सब के लिए कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है। तो आपको जो भी केसेस अच्छे लगे आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए। ये थी आपकी गवर्नमेंट की लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब आपका आता है एक टॉपिक हमें करना था, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, एंड नर्वस शॉक। डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होता है? देखिए, जब भी कोई पर्सन किसी पर्सन को लायबल ठहराया जाता है कोई टॉर्ट कमिट करने के लिए, तो यहाँ पर आता है उसकी लायबिलिटी, मतलब क्वेश्चन अराइज होता है कि उसकी लायबिलिटी क्या थी, उसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई भी अगर कॉन्सिक्वेंस अराइज होता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। भाई किसी भी पर्सन को हम यहाँ पर मतलब एंडलेस किसी भी कोई एक्ट किया, उसके एंडलेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको किसी एंडलेस कॉन्सिक्वेंस के लिए उसको जिम्मेदार ठहराते हैं तो उसके मतलब उसके साथ क्या होगा? इनजस्टिस होगा। तो कोई भी पर्सन को सिर्फ उतना ही लायबल ठहराया जा सकता है उसके रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए, जितना कि मतलब उसके एक्ट का रिजल्ट है या फिर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने कोई ए एक्ट किया, उसका बी रिजल्ट हुआ, सी रिजल्ट हुआ, फिर डी रिजल्ट हुआ, तो किसी भी जेड तक जितने भी रिजल्ट हो सकते हैं सबके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ उतने के लिए ही जितना के रीजनेबल हो उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। So according to this doctrine, damages are said to be too remote. किसी भी मतलब damages को कब too remote कहा जाएगा? Where the causal connection between it and the defendant act is regarded by law as not sufficiently directed to create responsibility. जहाँ पर जो डिफेंडेंट का एक्ट है वहाँ लॉ इसको मान करके चलता है कि वो उसकी कोई डायरेक्ट यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सफिशिएंट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डायरेक्टली नहीं थी, तब कहेंगे कि टू रिमोट था। मैम कैन यू गिव एन एग्जांपल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक पर्सन था, मतलब एक केस भी था, केस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो खड़ा हुआ था, मतलब वो रेलवे कोच में था, एक गेट के पास वो खड़ा हुआ था, एक रेलवे का गार्ड था उसके पास खड़ा हुआ था। तो मतलब उसके पास कुछ क्रैकर्स थे, जो पर्सन खड़ा हुआ था, तो वो ऐसा लगा उस गार्ड को कि ये गिरने वाला है। उसको वो बचाने के लिए क्या करता है कि उसको वो पीछे पुश करता है। वो पीछे पुश करता है तो वो क्रैकर वहां से मतलब वो क्रैकर फायर होते हैं और वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर के किसी पर्सन को लगते हैं और उसकी आई इंजर हो जाती है। तो यहाँ पर जो जिसकी आई इंजर हुई उसने किसको यहाँ पर स्यू किया कि रेलवे कंपनी को, कि भाई आपकी कंपनी का गार्ड था और उसने उसको पुश किया जिसकी वजह से वो फायर क्रैकर्स बर्न हुए और वो वहां उसको जाकर के लगे और उससे आई इंजर हुई। तो ये क्या हुआ? ये कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? टू रिमोट हुआ। भाई कोई भी वो पर्सन फोर्स ही नहीं कर सकता था, जो गार्ड था रेलवे गार्ड, वो फोर्स ही नहीं कर सकता था कि उसके पास क्रैकर होंगे और उसने उसको सेव करने के लिए किया।
हाँ मैं इसको पुश करूंगा तो वो इतनी दूर जा करके किसी को हिट करेंगी, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ टू रिमोट। भाई एक पर्सन, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, एक पर्सन रैशली ड्राइव कर रहा था या फिर वो बहुत स्पीड से था, उसने सामने से एक पर्सन आ रहा था, उसको हिट किया तो उसकी पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया या उसको इंजरी हो गई किसी भी तरीके की, ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट हुआ, ठीक है। या और दूसरा, एक पर्सन है वो मतलब रैशली ड्राइव कर रहा है और उस रैशली ड्राइव करते हुए उस दूसरे पर जिसको उसने मतलब एक पर्सन है जिसको हिट किया उसने, उसके पास कुछ एक्सप्लोजिव्स थे, ठीक है। उसको हिट करने की वजह से वो एक्सप्लोजिव बर्न हुए और उसके आसपास जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे या कोई वो बिल्डिंग थी उसको वो पूरे डैमेज हो जाती है। तो ये क्या हुआ, टू रिमोट हुआ। भाई एक ड्राइवर ने डायरेक्टली हिट किया, उसको सिर्फ उसी के लिए तो स्यू किया जा सकता है कि हाँ उसने भले ही वो रैश ड्राइव कर रहा था या नहीं कर रहा था, डायरेक्टली जिस पर्सन को हिट किया उसको इंजरी हुई, ये हुआ डायरेक्ट कोज। एक उसको पता ही नहीं था कि वो हिट कर रहा है और उसके पास कुछ ऐसा आइटम है जिसकी वजह से बहुत बड़ी कोई नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, वो हुआ टू रिमोट, ठीक है। यानी जितना आप फोर्स कर सकते हो, जितना आप सोच सकते हो या फिर आपके एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, उतने के लिए ही किसी पर्सन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, इतने के लिए नहीं कि जो भी उसके एंडलेस रिजल्ट हो सकते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को एंडलेस रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो किसी भी एक्ट के एंडलेस रिजल्ट्स हो सकते हैं, एंडलेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट लॉ ये कहता है कि किसी पर्सन को सिर्फ उतने ही काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जितना कि उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो या वो फोर्स ही कर सकता हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। Where the causal connection between the wrongful act and the injury is not sufficiently direct, there is no liability। जहाँ पर जो wrongful act किया है और जो इंजरी हुई है वे दोनों में कोई कनेक्शन, कैजुअल कनेक्शन नहीं है और जो वहां पर लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर डायरेक्ट जो इंजरी हुई है वो डायरेक्ट नहीं है और रॉन्गफुल एक्ट और इंजरी में कोई कनेक्शन नहीं है, कैजुअल कनेक्शन नहीं है, तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब इसके लिए हमारे पास दो यहाँ पर टेस्ट है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के लिए दो टेस्ट हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। दो टेस्ट आते हैं आपका, टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, दो टेस्ट हैं। अगर आपसे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पूछा जाता है तो आपको एक्सप्लेन करने के बाद दोनों टेस्ट बताने हैं। अब दोनों टेस्ट में पहले हम देखते हैं द टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देखिए इसको हम देखते हैं दो केसेस। यहाँ पर एक केस है इनरेपॉलिमिस वर्सेस इनरेपॉलिमिस एंड फर्नेस कंपनी। इनरेपॉलिमिस एंड फर्नेस कंपनी। मैडम थोड़ा स्पेल आउट करेंगे? इन रे, IN इन रे, रे पॉलिमिस, रे पॉलिमिस, RE रे, POLEMIS पॉलिमिस एंड फर्नेस, FURNACE फर्नेस कंपनी। इंटरपॉलिमिस एंड फर्नेस कंपनी। यहाँ पर इस कंपनी के कुछ जो मतलब यहाँ पर जो डिफेंडेंट कंपनी थी उसके कुछ जो वर्कर्स थे वो इसमें किसी शिप वगैरह में क्या कर रहे थे, कुछ सामान लोड कर रहे थे, कार्गो था वहां पर,
वो शिफ्टिंग के दौरान क्या होता है कि एक कोई प्लैंक गिर जाता है, मतलब उनकी नेग्लिजेंस की वजह से एक प्लैंक गिर जाता है। वर्कर्स थे, वो शिफ्टिंग का काम कर रहे थे शिप पर, एक प्लैंक गिर जाता है। उस प्लैंक की वजह से क्या होता है कि मतलब पेट्रोल वेपर्स थी वहां पर, उसमें चिंगारियां कुछ निकलने लगती हैं और वो धीरे 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 इतनी बढ़ जाती हैं कि वो शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, वो शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वेंट्स थे उसके, उनको लायबल ठहराया गया, उनको लायबल ठहराया गया फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, उनको उनके नेग्लिजेंट एक्ट के लिए डायरेक्ट ठहराया गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता था यहाँ पर जो पूरा शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि भले ही यहाँ पर आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि ठीक है शिप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन आप ये तो एंटिसिपेट कर सकते थे कि यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि कुछ नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो आप कॉन्सिक्वेंस को यहाँ पर एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, पर फिर भी यहाँ पर उसके लिए लायबल ठहराया गया। डिफेंडेंट जो भी थे यहाँ पर उनको कंपनसेशन पे करना पड़ा। ठीक है, भले ही ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। दूसरा केस आता है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे। स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे, इस केस में क्या हुआ था, जो रेलवे कंपनी के सर्वेंट्स थे, वो जो रेलवे कंपनी मतलब उसके ट्रैक के आसपास क्या करते हैं कि वो घास वास काटते हैं और उसको वो वहीं पर छोड़ देते हैं। घास छोड़ देते हैं, वो काफी दिनों तक पड़ी रहती है। वहां पर किसी रेल से ट्रेन से कोई स्पार्क अराइज होता है, स्पार्क होता है और उसकी वजह से किसी इंजन से या ट्रैक से जैसे भी जो पड़ी हुई घास थी उसके ऊपर आग लग जाती है। उसमें आग फैलते 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 इतने फैल जाती है कि जो 200 यार्ड अवे यहाँ पर हवा वगैरह की वजह से काफी दूर तक फैल जाती है और जो प्लेंटिफ का कॉटेज था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लेंटिफ का कॉटेज यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर डिफेंडेंट कंपनी यानी जो रेलवे कंपनी थी जिसके सर्वेंट्स ने वो घास काट करके छोड़ दी थी, इसको लायबल ठहराया। क्या कहा कि ये आपके जो एक्ट था उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था, आपके एक्ट का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था और भले ही आप रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकते थे, बट इट वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, और इस रेलवे कंपनी को यहाँ पर लायबल ठहराया। दूसरा टेस्ट आता है द टेस्ट ऑफ रीजनेबल। इसके अंदर ये वाला नए लेटेस्ट वाला केस स्टडी भी दे सकते हैं क्या, भोपाल गैस एक्सीडेंट? अगर वो यहाँ पर आप मतलब ले सकते हैं, वो एक सबको आई थिंक सबको अच्छे से याद होगा, तो वो हम लोग बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाला इसके अंदर बट वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर आ जाता है, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के ऊपर लैंडमार्क केस है। ओके, तो मीन्स इसके अंदर उसको नहीं ले सकते हम लोग? हाँ, वो क्योंकि वहां पर कोई डिफेंस है ही नहीं कि आप फोर्सी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। वो डायरेक्ट मतलब एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी नहीं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वहां तो कोई डिफेंस है ही नहीं। अगर आप इतना डेंजरस काम कर रहे हो, वो डेंजरस एक्टिविटीज के लिए आता है। यहाँ पर जनरली अगर कोई मतलब एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो फोर्सी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बट इट वाज द डायरेक्ट result of your act, then you are liable। ठीक है, अब आता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। ये था डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, द टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अब आता है द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। यहाँ पर ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड वर्सेस मोटर स्टॉक एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड।
इसको आप वोगनमुंड केस भी बोलते हैं, वेगनमुंड केस, सॉरी, वेगनमुंड केस भी इसको बोलते हैं। और जो इसमें रे पॉलेमिस केस में जो कहा था ना यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने, उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया। ये कोई भी पर्सन इसके लिए मतलब जितना भी उसके कॉन्सिक्वेंस को वो फोर्स ही कर सकता है, उसके वो लायबल होगा। इस केस में कहा गया कि अगर मतलब नहीं, उसमें कहा कि आप फोर्स ही कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ी भी आप किसी भी, जैसे रे पॉलेमिस में क्या कहा था कि भले ही आप इतना एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि पूरा शिप यहाँ पर जल जाएगा, पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये एंटिसिपेट कर सकते थे कि कुछ भी इंजरी हो सकती है, देन यू आर लायबल। यहाँ पर कहा गया है कि अगर फोर्सी कर सकते हो, यहाँ पर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के लिए आपको, अगर कोई रीजनेबल फोर्सी कर सकता है तभी लायबिलिटी होगी। वहां पर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी नहीं, उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट रिजल्ट था कि आपके सर्वेंट्स की वजह से, उनके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से प्लैंक गिरा और पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो गया। तो भले रीजनेबल फोर्सिबिलिटी वाला वहां पर नहीं आया, लेकिन इसमें जो ये आपका ओवरसीज टैंक शिप मोटर डॉक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इसमें इन रे पॉलेमिस वाले केस को रिवर्स कर दिया गया और कहा कि जितना भी कोई पर्सन फोर्स ही कर सकता है, कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट अगर कर रहे हो और उसका जितना भी कोई फोर्स ही कर सकता है कि ये रिजल्ट होगा, ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उतने के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। The essence of decision in Wegermund case is that in case of negligence, forcibility is the criteria, not only for the existence of a duty of care but also for remoteness of damages. यहाँ पर इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो मतलब ये शिप था, कोई टैंक शिप वगैरह, फिर रिपेयर चल रहा था, तो जो सर्वेंट्स थे वो ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उससे फ्यूल लीक होता है। फ्यूल लीक होते होते मतलब इतना ज्यादा फ्यूल लीक हो जाता है कि वो दूसरी जगह पर फैल जाता है, वो कहीं और दूसरी जगह पर दूसरे शिप्स रिपेयर हो रहे थे वहां पर चला जाता है और उनमें आग वाग लग जाती है। ठीक है, ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। सो यहाँ पर आपका फोर्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल था ये अराइज हुआ था इसमें ओवरसीज टैंक लिमिटेड वर्सेस मोटर स्टॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अगर कोई भी पर्सन अपने एक्ट का कोई रिजल्ट फोर्स ही कर सकता है, देन वो लायबल होगा। अब आपका आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पर आपका आता है नर्वस शॉक, डैमेजेस फॉर नर्वस शॉक और मेंटल शॉक। इसका मतलब होता है कोई भी मेंटल शॉक इज मेंट अ शॉक टू द मोरल और इंटेलेक्चुअल सेंस। ठीक है, अगर हम भाई किसी को मतलब ऐसा नहीं कि किसी के वर्ड्स की वजह से कि किसी को इमोशनल शॉक लग जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि किसी के फिजिकल एक्ट की वजह से, किसी के वर्बल एक्ट की वजह से भी कोई शॉक लग सकता है, उसको आप बोलते हैं कोई मेंटल या नर्वस शॉक। अगर किसी को एन एक्शन लाइज फॉर नर्वस शॉक एंड बॉडीली इलनेस or disorder supervening on it, though the shock was caused not only by the application of physical force to the body of sufferer, but the words or acts calculated to cause emotional disturbance like fear, sorrow or distress. ठीक है, तो अगर किसी के एक्शन की वजह से किसी को नर्वस शॉक लगता है या कोई बॉडीली इलनेस हो जाती है या कोई डिसऑर्डर हो जाता है, भले ही वहां पर फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं की गई थी, वो किसी के एक्ट या किसी के वर्ड की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को कोई इसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस लाइक फियर, सोरो या कोई डिस्ट्रेस हो जाता है, या कोई ऐसी उसको बॉडीली इंजरी अराइज हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाता।
तो वहां पर लायबिलिटी अराइज होती है, ठीक है, जिसके एक्ट की वजह से उसको नर्वस शॉक लगा होता है। यहाँ पर एक केस था विल्किंसन वर्सेस डाउनस्टन, विल्किंसन वर्सेस डाउनस्टन। इसमें जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट ने एक मजाक में अपने किसी फ्रेंड को ये कहा कि उसके जो हस्बैंड की डेथ हो गई है, सॉरी, इसके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो गया है और वो उसमें बैडली इंजर हो गए हैं और वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर प्लेंटिफ को क्या हुआ, द प्लेंटिफ गॉट अ शॉक एंड गॉट इल। उसको ये बात सुन करके बहुत बुरी तरह से उसको शॉक लगा और वो बीमार हो गई। एंड हर हेयर टर्न्ड वाइट, और उसके बाल सफेद हो गए। एंड लाइफ वाज इन ग्रेट डेंजर फॉर सम टाइम, और बहुत दिन तक उसकी लाइफ डेंजर में रही। एंड हर हस्बैंड हैड टू इनकर हैवी एक्सपेंस फॉर हर ट्रीटमेंट, और उसके हस्बैंड को उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए काफी एक्सपेंस करना पड़ा, हैवी एक्सपेंस उनके ऊपर आ गया। इट वाज हेल्ड दैट द एक्शन वाज मेंटेनेबल। तो यहाँ पर जिन्होंने ये बोला था डिफेंडेंट का, यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्शन मेंटेनेबल था, उनको डैमेजेस पे करने पड़े। एक केस आता है यहाँ पर हार्न ब्रूक वर्सेस स्ट्रोक्स, हार्न ब्रूक वर्सेस स्ट्रोक्स ब्रॉस। यहाँ पर एक जो लोरी थी डिफेंडेंट की, उसने उसको अनअटेंडेड छोड़ दी विद द इंजन रनिंग, और वो नीचे की तरफ वायलेंटली चलनी शुरू हो गई। तो जो प्लेंटिफ की वाइफ थी, उसने देखा कि लोरी नीचे की तरफ, हिल से नीचे की तरफ जा रही है, और वो बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि वहां पर उसके बच्चे खेल रहे थे और उनकी सेफ्टी की वजह से बहुत ज्यादा डर गई कि ये जो लोरी नीचे की तरफ बढ़ रही है उसके बच्चों को यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है, उनको यहाँ पर कोई इंजरी हो सकती है। और वो इतनी ज्यादा डर गई दैट शी रिसीव्ड अ नर्वस शॉक। She received nervous shock brought about by the fear of the safety of her children, which eventually caused her death. और उनको इतना ज्यादा नर्वस शॉक लगा कि उनके बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की यहाँ पर डेथ हो गई। The plaintiff was held entitled to recover the damages. यहाँ पर प्लेंटिफ को डैमेजेस रिकवर करने के लिए एंटाइटल ठहराया गया बिकॉज द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस, द डिजीज्ड had been placed in fear and had suffered nervous shock। क्योंकि यहाँ पर जो जिनकी डेथ हुई है प्लेंटिफ की वाइफ की, उनके अंदर एकदम इतना ज्यादा डर बैठ गया और नर्वस शॉक की वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, दिस इज नर्वस शॉक। ये आपका जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है, ये नर्वस शॉक है। ये आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका नहीं आता है। ठीक है, सो आप लोग इनको करना, फिर बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक रहेगा मैडम या फिर कुछ अलग? नहीं, कोई, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेम क्यों रहेगा, कुछ और करेंगे, डिफॉर्मेशन कर लेंगे। तो वो एक बार टेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में आप क्या क्या कवर कराएंगे, ताकि हम लोग पहले से थोड़ा पढ़ के। आप डिफॉर्मेशन कर लीजिएगा, डिफॉर्मेशन कर लेंगे। डिफॉर्मेशन अगर हो जाता है तो बैटरी और कैलेंडर कर लेंगे। ठीक है, डिफॉर्मेशन पढ़ लेना, वही हो पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। कोई छोटे मोटे टॉपिक होंगे तो आज की टॉपिक कराया जी। मैम आज के जो टॉपिक कराए उनकी एक बार रिवाइज करा दीजिए, समरी। मैंने तो पहले ही टॉपिक आपको जो वाइकेरियस लायबिलिटी है वो क्लास का ही रिवाइज कराया है। मेन तो वही हुआ है। फिर आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हुआ है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में ये होता है कि किसी पर्सन को सिर्फ उतने एक्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है जितना कि वो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो या वो फोर्स ही कर सकता हो। किसी एंडलेस रिजल्ट के लिए किसी पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ आपके दो टेस्ट हैं, मतलब टेस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। अगर डायरेक्ट कॉज है, कोई एक्ट हुआ और जो उसका डायरेक्ट रिजल्ट है, देन लायबल होंगे। यहाँ पर आपके दो केस हैं, रे पॉलेमिस और दूसरा कौन सा है, दोनों मैंने आपको बताए हैं। और फिर दूसरा वेगन मोंट केस है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी में, और दूसरा नर्वस शॉक है। अगर किसी फिजिकल या वर्बल एक्ट की वजह से किसी को मेंटल शॉक लगता है
तो लायबिलिटी अराइज होती है, टॉर्शियस लायबिलिटी। दीज आर द टॉपिक्स। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।